Good morning, everyone. So, let us start our agricultural practices. Cultivation of crops. Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers. सो स्टूडेंट्स फार्मर जो भी एक्टिविटीज़ अपनी क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम पर करता है उन्हें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं. नाउ कम टू द फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस विच इज़ नोन एज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. द सेकंड इज सोइंग and the third is adding manure and fertilizer. The fourth is irrigation. The fifth is protection from weeds. Sixth is harvesting. And seventh is storage. So come to the first practice. First practice is preparation of soil. So student, how the need, how we can soil prepare. So student, the most requirement of the soil preparation is because the soil is in form of the solidified state. So we have to loosen it. So how can we loosen it? हम इसे loosen कैसे करते हैं? Why loosen is most important? So student, loosen creates the more air passes and more air passes से आप बोल सकते हैं it is important for the good crop production. Loosen soil has been done by the natural agents. Natural agents like as the earthworms, which is known as the friends of farmer. They loosen the soil and soil aeration. So student, they creates the humus in the soil, which makes the ability of the soil to retaining water. It means जो लूजन ऑफ द सॉइल होती है उससे सॉइल वाटर रिटेशन की क्वालिटी बढ़ जाती है. नाउ कम टू द ह्यूमस. ह्यूमस कहाँ से आता है और ह्यूमस क्या होता है? सो स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल ह्यूमस इज द डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर. Decomposed matter rich in nutrients is known as the humus. Humus helps the soil to make what? मतलब आप कह सकते हो कि ह्यूमस मिट्टी में किस तरह से मदद करता है और इसका क्या काम होता है. आप जानते हो कि फसल को न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है. सो द न्यूट्रिएंट्स इज प्रोवाइडेड बाय द ह्यूमस. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स विच are creates by the loosened soil. Okay student, now come to the tilling or the plowing. So tilling and plowing help us to soil prepare. हम सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए टिलिंग और प्लोइंग का इस्तेमाल करते हैं. एंड प्लोइंग हैज़ बीन डन बाय द प्लो. प्लो इट मीन्स इसे हम कहते हैं हल. इन द ट्रेडिशनल मेथड जो प्लो होता था उसे जानवरों के द्वारा चलाया जाता था. नाउ अ डे हम मशीन के द्वारा अपने खेत में प्लोइंग को कंफर्म करते हैं. सो स्टूडेंट, टिलिंग एंड प्लोइंग हेल्प द फार्मर टू मेक इट्स फील्ड इज फ्लैट एंड it helps that the good irrigation to the soil. So student, to make our soil fertile we have to add the manure. हमें soil को fertile बनाने के लिए उसमें क्या ज़रूरत करनी है, क्या जोड़ना पड़ता है? manure को जोड़ना पड़ता है. So student, tilling and plowing से एक तो हमारी मिट्टी लूज होती है जिससे आपने देखा होगा अभी क्या हुआ था, लूजन हुई थी सॉइल. लूजन से एयर पासेस क्रिएट हुए थे. एयर पासेस हेल्प्स द रूट टू क्रिएट डीप टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल. सेकेंड टूल इज हो एंड थर्ड टूल इज कल्टिवेटर विच इज यूज्ड इन द टिलिंग और प्लोइंग. नाउ कम टू द next practice is sowing. Student, before sowing we have to need to choose the good quality of the seeds. हमें अच्छे seeds को choose करना बहुत ज़रूरी होता है. How can we choose the good quality seed? Good quality seeds is chosen by the sinking in the water. अगर seeds water पर float कर जाते हैं तो वो आपके बेकार हैं और अगर वो सिंक कर जाते हैं तो इट मीन्स अच्छे हैं. सो द फर्स्ट मेथड ऑफ द सोइंग इज़ द ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग मेथड में क्या होता है कि हम अपने हाथों से अनुमान से पूरे खेत में बीजों को उछालते हैं जिससे
हमारे खेतों को बीज प्रोवाइड होता है, बट ये मेथड बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि हम इस मेथड के थ्रू ये नहीं जान पाते कि किस जगह कितना बीज जा चुका है और किस जगह कितना नहीं। सो द सेकेंड मेथड ऑफ द शोइंग इज ड्रिलिंग। ड्रिलिंग इज डन बाय द ड्रिल मशीन। इसमें हम बीजों को डालते हैं और बीज इस मशीन के थ्रू एक एक करके खेत में प्रोवाइड होता है, जिससे एक निश्चित दूरी पर बीज खेत में जाकर लग जाता है। सो स्टूडेंट, ड्रिलिंग इज मोस्ट हेल्पफुल। ड्रिल इज डन विद द सीड ड्रिल और द सीड कम फर्टाइल ड्रिल। ओके स्टूडेंट, नाउ आपने देखा यहाँ पर दो मेथड आपने पढ़े हैं। ड्रिलिंग इज मोस्ट बेनिफिशियल देन द ब्रॉडकास्टिंग। ड्रिल से हमें ये पता होता है कि हमने किस जगह पर कितना बीज डाल दिया है, बट ब्रॉडकास्टिंग does not provide any type of information. The third method is planting. Planting में क्या होता है बच्चों? Planting में हम एक एक बीज को किसी शार्प इक्विपमेंट से एक निश्चित जगह पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे उस बीज की जो ग्रोथ है वो क्या हो जाती है, वो कंफर्म हो जाती है। जब हमें पता होता है कि बीज एक निश्चित गहराई पर एक निश्चित जगह पर डाला जा रहा है, तो वहाँ पर बीज की जो ग्रोथ है वो कंफर्म हो जाती है। सो प्लांटिंग इज द प्लेसमेंट ऑफ द सीड ऑफ द प्रोपलिंग्स firmly the soil for the germination and the growth. So you can see in the picture किस तरह से प्लांटिंग को हम अपने हाथों से एक जगह शार्प टूल से जगह करके प्लांट करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो सीड होता है उसके सड़ने के गलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये है कि सीड को प्रॉपर मेंटेनेंस मिलता है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, क्योंकि जब डिस्टेंस को मेंटेन करके हम सीड्स को ग्रो कराने के लिए प्लांट करते हैं या शो करते हैं, तो उस समय उसकी ग्रोथ कंफर्म होती है। नाउ कम टू द लास्ट मेथड ऑफ द शोइंग इज ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटिंग is the practice of the plant seedling in the main field after pulling out from the nursery. मतलब क्या हुआ कि पहले हम नर्सरी में अपने पौधों को उगाते हैं, इट मीन्स एक छोटी सी जगह पर पौधों को उगाते हैं, उसके बाद एक एक पौधे को हम बड़े फील्ड में अप्लाई करते हैं। सो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, व्हाई नर्सरी इज रेज्ड? इट इज़ डन टू रिड्यूस द मेन फील्ड ड्यूरेशन, एक्स्ट्रा केयर कैन बी प्रोवाइडेड, and it is done for the small seeded crop like the rice, which require shallow sowing and the frequent irrigation, proper germination. स्टूडेंट, ये जो आपने ट्रांसप्लांटिंग पढ़ा है, यहाँ पर क्या होता है कि हम मेन फसल को एक छोटे सी नर्सरी में उगाते हैं। पहले आपने देखा होगा कि धान को छोटे से खेत में उगाया जाता है। उसका बेनिफिट ये होता है कि एक तो हमारा खेत सॉइल के लिए प्रिपेयर हो जाता है, दूसरी चीज़ ये है कि नर्सरी में कम जगह में बीजों के उगने के कारण हम उनकी अच्छी देखभाल कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम उन्हें बड़े फील्ड में जाके अप्लाई कर देते हैं। सो आपने इस तरह से 4 मेथड पढ़े। नाउ कम टू द fourth practice, which is known as the irrigation. So student, you know very well irrigation has been done by the natural process, which is known as the rainfall, and by the canal system. Canal system, it means by the tube well, submersible, etc. So artificial supply of water to agriculture field is called the irrigation. जब हम फील्ड में artificially वाटर को सप्लाई करते हैं तो उसको irrigation बोला जाता है, it means सिंचाई बोला जाता है। सो स्टूडेंट, व्हाट इज़ द नीड ऑफ द इरीगेशन? इरीगेशन की ऐसी कौन सी नीड होती है? यू नो वेरी वेल, अगर हमारे खेत में नमी नहीं होती है तो उसमें क्या हो जाती है, पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, सॉइल सॉलिडिफाइड हो जाती है, और खेत जो होता है वो एक अच्छी ग्रोथ के लिए तैयार नहीं होता। सो वी हैव टू नीड द इरीगेशन। इरीगेशन हॉट एयर करंट के द्वारा जो भी नमी खेत से चली जाती है उसको दोबारा से नरिश करने के लिए, दोबारा से अप्लाई करने के लिए हम इरिगेशन को अपनाते हैं। सो स्टूडेंट, मेथड्स ऑफ इरिगेशन, देयर आर 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट ट्रेडिशनल एंड सेकंड इज मॉडर्न। सो स्टूडेंट, ट्रेडिशनल मेथड में फर्स्ट मेथड है मोट और पुली मेथड, सेकंड है चेन पंप सिस्टम, ढेकली सिस्टम, राहत सिस्टम, एंड द मॉडर्न इरिगेशन में आपके 2 मेथड आते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड द ड्रिप सिस्टम।
सो स्टूडेंट, आपको पता होगा कि इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द मैनी मोर फैक्टर्स such as soil nature, crop nature, and the weather condition. So now come to the first method, which is known as the mode method, mode system. In the mode system, a bucket is hanging on the pulley which is fixed in a axle on the two long rope. सो स्टूडेंट, आपने यहाँ पर देखा कि दो बड़े बड़े से लट्ठे गड़े हुए हैं और उन पर एक एक्सल फंसा है, एक्सल पे पुली है और पुली में बाल्टी को लटकाया गया है। और उस बाल्टी की जो रस्सी है उसे हम जानवरों से बांधकर जब जानवरों को आगे बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है कि बकेट सोर्स से पानी को इकट्ठा करके एक निश्चित जगह पर पोर करती है, जिससे हमारे खेत में इरिगेशन होती है। दिस इज द second method, which is known as the chain system. Chain system need more lever. So student, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बड़े से व्हील में हमने चेन को अप्लाई किया है and some buckets are hanging on the chain. So student, this chain pump system need a shaft handle and a pool which is act like as the source. So student, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस व्हील को हम बाय हैंड घुमाते हैं, जिससे क्या होता है, चेन कंटिन्यूअसली बकेट को नीचे ले जाती है, जिससे बकेट में पानी भरकर ऊपर आते हैं। ये एम्प्टी बकेट जब भरकर ऊपर आते हैं तो एक निश्चित पाथ पर वाटर को पोर करते हैं, जिससे वो पानी हमारे खेतों तक पहुंचता है। सो ये आपके दो ट्रेडिशनल मेथड आपने पढ़े हैं। नाउ कम टू द थर्ड मेथड इज द ढेकली सिस्टम। ढेकली सिस्टम वहाँ पर लोग इस्तेमाल करते थे जिनके पास, कह सकते हो आप, कोई इकोनॉमिक सोर्स नहीं था, कोई ऐसा जरिया नहीं था जिससे वो अदर सिस्टम को अप्लाई कर सकें। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बाई शेप का स्टिक जमीन में गाड़ा गया है और उसके ऊपर एक स्टिक लगी है। एक साइड स्टिक में हमने लोड बांधा है और सेकंड साइड में हमने बाल्टी को लिया है। सो स्टूडेंट, यहाँ पर जो फार्मर होते थे वो खुद ही उस बकेट को सोर्स से, वाटर सोर्स से भरकर एक निश्चित जगह पर पोर करते थे। सो इससे ये जो जहाँ पर पोर किया जाता था, इससे एक, कह सकते हैं, एक नाली टाइप की होती थी जिससे पानी हमारे खेत में प्रोवाइड हो जाता था। यू कैन सी दैट इन दिस फिगर। सो स्टूडेंट, नाउ कम टू द फोर्थ सिस्टम। फोर्थ सिस्टम इज नोन एज द राहत सिस्टम। राहत सिस्टम में आप देख सकते हैं कि इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता था जिसमें एक व्हील को जानवरों के द्वारा हम घुमाते थे। जब जानवर एक निश्चित एरिया पर घूमकर इस व्हील को मूव कराते थे तो उस व्हील का जो सिस्टम था वो एक सेकंड व्हील से अटैच्ड होता था और इस सेकंड व्हील में बहुत सारे ऐसे कंटेनर्स लगे होते थे जो वाटर को सोर्स से फिल करके ऊपर लाने में कैपेबल थे। सो स्टूडेंट, जितना स्पीड से यहाँ पर जानवर इस व्हील को मूव कराएंगे उतनी ही स्पीड से सेकंड व्हील वाटर को सोर्स से फिल अप करके ऊपर पोर करेगा। सो दीज आर द 4 ट्रेडिशनल मेथड्स। जब सोर्सेज की कमी थी, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तब इंसान इस तरह के मेथड्स को यूज़ करके अपने फसल को पानी प्रोवाइड किया करता था। सो दीज आर द ट्रेडिशनल मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स कॉस्ट इफेक्टिव, time consuming. This is the main defect is they are very time consuming. So now come to the modern irrigation system. In the modern irrigation system, the first system is the sprinkler system. It means the irrigation has been done by the sprinkler. What is the sprinkler? You can see in this picture there is a pipe from which the water is comes out in the droplets. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पाइप लगा हुआ है, ऊपर एक नोजल है और नोजल से स्प्रिंकलर फव्वारे के द्वारा पानी पूरी फसल को प्रोवाइड किया जाता था। इन द स्प्रिंकलर सिस्टम द वाटर सोर्स इज अ मेन कंटेनर। इस कंटेनर में कितना पानी है ये किसान को ध्यान में रखना होता है। हमारी फसल को जब जब पानी की ज़रूरत होती है तब तब हम अपने नोजल को ऑन करके उनको पंप के थ्रू स्टार्ट करते हैं,
जिससे पूरे खेत में इरिगेशन पॉसिबल हो जाती है। स्प्रिंकलर सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और कह सकते हो आप कि ये उस जगह इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर कैनाल सिस्टम से इरिगेशन पॉसिबल नहीं है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड इज द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। सो इन द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, irrigation or the water is provided by the स्मॉल ड्रॉपलेट्स। आप देख सकते हैं कि जो ड्रिप सिस्टम होता था इसमें पूरे खेत में पाइपलाइन बिछी होती थी और जहाँ पर पौधा गाड़ा जाता है वहीं पर पानी ड्रॉप ड्रॉप के फॉर्म में पौधों को प्रोवाइड होता है। ओके, सो this module you have learned irrigation is artificial method to providing the water. Moat or the pulley system, chain pump system, Dhekli and Raha traditional method. They are cost effective but time consuming. And the modern system में sprinkler system and the drip irrigation, they are costly but require less labor and time. आपने देखा है कि स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन मेथड जो है वो कॉस्टली तो है बट लेस टाइम कंज्यूमिंग है। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस विच इज़ द एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइजर। व्हाई we add manure and fertilizer? Student, there are 18 elements which need by the plant. So 3 elements out of 18 are get by the plants from the external environment, which is air, sunlight and water. The other are provided by the soil. You can see in this picture there are different texture of the soil depending on the different nutrients inside the soil. So आप जैसी मिट्टी लोगे उसमें न्यूट्रिएंट्स की मात्रा, उसमें मिनरल्स की मात्रा उसी तरह से अलग अलग होती है। जिन पौधों को न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंटली प्रोवाइड होते हैं उनकी ग्रोथ जल्दी हो जाती है, हेल्दी ग्रोथ होती है, बट जिन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते या अपने रिक्वायर्ड मिनरल्स नहीं मिल पाते उनकी ग्रोथ कम होती है। सो न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स has been provided by artificially by the manure and fertilizer. So student, manure and fertilizer, these are the two sources which makes our soil fertile, but they work differently and their effect are much more different. So student, manure कहाँ से क्रिएट होता है, मैन्योर किस तरह से बनता है? सो मैन्योर क्रिएट्स बाय द ऑर्गेनिक वेस्ट एंड द क्रॉप रेसिड्यूज। इट मीन्स फसल का जो बचा हुआ पदार्थ होता है और जो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज्ड होते हैं वो मैन्योर को फॉर्म करते हैं। मैन्योर प्रोवाइड द मिनरल्स टू द सॉइल बाय द नेचुरल प्रोसेस। सो मैन्योर क्रिएट्स बाय द फिजिकली, बायोलॉजिकली एंड द केमिकल प्रोसेस. It is found in the two form. First is the bulk and second is in the concentrated organic manure. So bulk form में आपने देखा होगा कि मैन्योर गांव में हमको बल्क फॉर्म में प्रोवाइड होता है जिसे हम ट्रैक्टर में भरकर खेतों को प्रोवाइड करते हैं। मैन्योर कंटेन मैनी मोर मिनरल्स, फार्म यार्ड मैन्योर एंड अदर टाइप ऑफ मैन्योर। बहुत तरीके का मैन्योर होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिक सब्सटेंस डिकम्पोज इनसाइड द मैन्योर। सो concentrated organic manure is more beneficial than the bulky manure because it contain extra oil cakes and other things. So students, organic मैन्योर को हम केमिकली फॉर्म नहीं करते, लैब टेस्टेड नहीं होता, ये एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है। इट मीन्स एनिमल मैन्योर which is created by the animal waste, for example cow dung, or we know very well cow dung is used as the fuel but it also used as the manure. Organic manure increase the fertility and the maintain the nutrients of the soil. Traditional organic manure changes the modern fertilizer. So student, what is fertilizer? Fertilizer creates by the sewage in the factories by the chemical methods. Plants provide the fertilizers which
provide the nutrients in the soil in less time but it is more harmful to our soil. आप जानते हो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें केवल 3 मेन मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. सो यहाँ पर आप कह सकते हो फर्टिलाइज़र 3 तरह से मिलते हैं हमको. स्ट्रेट फर्टिलाइज़र में क्या होता है, आपका फास्फोरस होता है और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन एंड पोटेशियम होते हैं. कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों बराबर मात्रा में होता है. स्ट्रेट में किसी एक की मात्रा अलग होती है. मिक्स फर्टिलाइज़र में भी तीनों की मात्रा इक्वल होती है. सो मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र? मैन्योर, अगर आप कहें कि सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल कौन है, तो आंसर होगा मैन्योर, बिकॉज मैन्योर आर ऑफ नेचुरल origin, fertilizer are of the synthetic origin. This is the first difference. Second is manure are economical and fertilizers are most expensive. Organic manure contain all the essential nutrients, fertilizer contain only the specific nutrients. आपने यहाँ पर देखा कि मैन्योर में वो सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फसल को चाहिए होते हैं, बट जो फर्टिलाइज़र होती है उसमें मिनरल्स की कुछ निश्चित मात्रा होती है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड द पोटेशियम. सो स्टूडेंट, फर्टिलाइज़र क्रिएट्स हेल्थ प्रॉब्लम टू लिविंग बीइंग ड्यू टू द सिंथेटिक ऑरिजिन. ओके स्टूडेंट, ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र मेक्स द सॉइल फर्टाइल. इट मीन्स इट, आपने यहाँ पर देखा कि हम आर्टिफिशियल सॉइल को फर्टाइल कर सकते हैं बाय द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, बट इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द न्यूट्रलिटी और द फर्टिलिटी इज डन बाय द अर्थवॉर्म्स. आपने देखा है जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो नेचुरल प्रोसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिकम्पोज करके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और सॉइल में वो सारे इम्पॉर्टेंट मिनरल्स को क्रिएट करते हैं जो पौधों को चाहिए होते हैं. So this is the traditional method to make our soil fertile. Okay, जिससे हमारी सॉइल कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होती है. सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट इज़ मोर नेसेसरी. स्टूडेंट, किस तरह से, जब हमारे खेत की सॉइल कंजर्व्ड होगी और फर्टिलिटी मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से किया होगा तो हमारी फसल बहुत ज़्यादा हेल्दी होगी. सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पर एक बात याद रखनी होती है कि कितनी मात्रा में हमने मैन्योर या फर्टिलाइज़र को खेत में प्रोवाइड किया है. मैन्योर में ऐसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप कितना खेत को प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज इट हैज़ नो हार्मफुल इफेक्ट, बट फर्टिलाइज़र हैव मोर हार्मफुल इफेक्ट. So manure are the material that are derived from the organic waste and the crop residue. Fertilizer have the definite chemical composition. Okay student, soil fertility can be defined as the ability of the soil to accept, store and transfer energy in order to support the growth. So now come to the other practice which is known as the potential threats: harsh weather, insect, pest and weeds. अब जब आपने खेत को सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं तो ये आपकी पोटेंशियल थ्रेट्स, इट मीन्स आपकी फसल को वीड से बचाना, पेस्ट से बचाना, इससे भी हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी फसल की रक्षा करें या फिर उसको कंजर्व करें. सो स्टूडेंट, वीड्स ग्रो विद द सॉइल, वीड्स ग्रो विद द क्रॉप. जैसे ही हम क्रॉप को खेत में प्रोवाइड करते हैं या क्रॉप को खेत में ग्रो करते हैं, वीड्स उनके साथ उगते हैं. वीड्स कंज्यूम द सॉइल फर्टिलिटी, ये सॉइल फर्टिलिटी को कंज्यूम करते हैं, जिससे मेन प्लांट को, मेन क्रॉप्स को क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है. घास को हटाना, वीड्स को हटाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे क्रॉप को क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, जिससे हमारी क्रॉप को मिनरल्स कंप्लीट फॉर्म में नहीं मिल पाते और उन मिनरल्स को वीड्स कंज्यूम कर लेते हैं. सो वीड्स हैज़ बीन रिमूव्ड बाय द वीडीसाइड्स. इट मीन्स द सिंथेटिक, इट इज़ अ सिंथेटिक मेथड बाय खुरपी एंड बाय हैंड. रिमूव्ड एनीथिंग, हम किसी भी तरह से
और किसी भी टाइम वीड्स को हटा सकते हैं, बट uprooting the weeds is more necessary. Uprooted before they produce flower and seeds. फ्लावर और सीड्स को प्रोड्यूस करने से पहले आपको वीड्स को खेत से हटाना पड़ेगा. अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो फ्लावर्स होंगे इनसे जो सीड्स क्रिएट होंगे वो आपके खेत को पूरी तरह से ढक लेंगे और आपकी फसल बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी. सो दिस इज नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द फील्ड. फार्मर्स वीड्स को हटाने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं. ये वीडिसाइड्स वीड्स को किल करते हैं. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रैक्टिस. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज हार्वेस्टिंग. बिफोर complete growth, after complete growth of the crop, we have to need the harvesting. Cutting the crop after it has matured. क्रॉप के मेच्योर होने के बाद क्रॉप को कट करना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है. हार्वेस्टिंग हैज़ बीन डन बाय द सिकल, बाय द मशीन विच इज़ नोन एज द हार्वेस्टर. सिकल इट मीन्स जिसे हम हिंदी में हसिया कहते हैं या फिर दराती कहते हैं. सो now come to the next method after harvesting, which is known as the threshing. Threshing it means the separating grains from the stalk. स्टाल से अनाज को अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है. थ्रेसिंग हैज़ बीन डन बाय द थ्रेसर एंड द कल्टीवेटर. ओके स्टूडेंट, हार्वेस्टर प्लस थ्रेसर जिसे हम कल्टीवेटर नहीं, कंबाइन. हार्वेस्टर और थ्रेसर इस कंबाइन मशीन में दोनों होते हैं, बट कंबाइन हमेशा लार्ज फील्ड पर वर्क करती है, छोटे स्मॉल फील्ड्स पर काम नहीं करती. नाउ यहाँ पर जो कंबाइन होती है, कंबाइन चाफ को अनाज से, ग्रेन से बिल्कुल अलग कर देती है. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड इज सेपरेटिंग द चाफ फ्रॉम ग्रेन इज नोन एज द विनोइंग. विनोइंग मेथड क्या होता है? विनोइंग मेथड होता है कि चाफ को ग्रेन से अलग कर देना. थ्रेसिंग में आपने स्टाल से ग्रेन को अलग किया था और विनोइंग में आपको ग्रेन को चाफ से अलग करना है. नाउ द लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन. इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वी विल स्टडी इट इन नेक्स्ट लेक्चर.